हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में एंशिएंट हिस्ट्री का हम लास्ट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। दक्षिण भारत का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए। ये बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को एग्जाम में छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। बट आज हम इस तरीके से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लगेगा। इसमें अगर आपने एक बार इस टॉपिक का ओवरव्यू समझ लिया उसके बाद ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में हम मध्य भारत और उत्तर भारत का इतिहास तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास वाला भाग जो है वो हमारा बचा हुआ है, जो कि हम आज के इस वीडियो सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है बट हम इसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के इतिहास का समय अगर हम डिस्कस करें तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी टाइमलाइन अगर डिस्कस करें तो 100वीं ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, ठीक है, जिसमें 100वीं ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच तक का जो समय काल है वो संगम काल कहलाता है। क्या कहलाता है? संगम काल। अब इसको संगम काल क्यों बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने भी वाला हूँ। बट 100वीं ईस्वी से लेकर 300वीं ईस्वी तक के समय काल को संगम काल कहा जाता है। इस संगम काल में हमको अलग अलग राजवंशों का उदय होता नजर आता है, जैसे कि चेर, चोल, पांड्य, इनका शासन दक्षिण भारत में चलता है। ठीक है, फिर समय बीतता है। आगे चलकर 500वीं ईस्वी से लेकर 1200वीं ईस्वी के काल में हम दक्षिण भारत के अलग अलग राजवंशों को डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता हमको वहां पर दिखता है, जैसे कि पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, फिर से चोल आ जाते हैं। जो संगम काल में हम चोल को डिस्कस करेंगे ना, उनका वापस से फिर से उदय हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 बार कैसे इनका उदय हो रहा है, तो वो मैं आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा भी सही। दूसरी और तीसरी शताब्दी में चोलों का प्रभाव जो है वो देखने को मिला था स्टार्टिंग में, जिसे हम संगम काल में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद में उनकी शक्तियां जो है वो क्षीण हो गई थी। बाद में 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय में चोलों का फिर से उदय हो गया था, जिसे हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश वाला जो हिस्सा है 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी वाला पार्ट, उसमें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक जस्ट ओवरव्यू समझा, थोड़ा सा टाइमलाइन को डिस्कस किया। अब हम संगम काल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 1000वीं BC के समय में हुआ क्या था कि साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर की शुरुआत हुई थी 1000 ईसा पूर्व। इस समय लोग अपने मृतकों की कब्रों के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, जिन्हें मेगालिथिस कहा जाता था। इन कब्रों से आयरन टूल्स जो है वो प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का सबूत देते हैं कि उस समय लोग लोहे का उपयोग करने लगे थे। उस दौर के लोग ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते थे और खेती बाड़ी भी करते थे। हालांकि उस समय खेती इतनी विकसित नहीं थी क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कृषि करना काफी चुनौतीपूर्ण होता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। ये लोग दक्षिण की उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड्स और डेल्टा क्षेत्रों, डेल्टा रीजन की ओर बसने लगे। यहाँ पर खेती में सुधार हुआ, जिससे यहाँ पर खुशहाली बढ़ी। इसी के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग राजवंश जैसे कि चोल, चेरी, पांड्य जैसे नए शक्तिशाली राज्यों की स्थापना भी हुई। उसी काल को बेसिकली संगम काल के नाम से जाना गया। देखिए फ्रेंड्स, संगम काल को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इसे 100 AD से 300 AD तक का समय माना जाता है। मतलब 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के समय के रूप में संगम काल को देखा जाता है। यह वही समय है जब चेर, चोल और पांड्य साम्राज्यों ने दक्षिण भारत पर शासन किया और संगम साहित्य का वहां पर विकास हुआ। बात करते हैं कि इसको संगम काल क्यों कहते हैं। तो प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभाओं का यहाँ पर आयोजन किया जाता था और बहुत से विषयों पर विचार किया जाता था। इन सभाओं को संगम के नाम से जाना जाता था। 100वीं ईस्वी से लेकर 250वीं ईस्वी के बीच में इस तरीके की यहाँ पर 3 सभाओं का आयोजन किया गया। इसीलिए इतिहास में इसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। मदुरई, कपाटपुरम, इन जगहों पर इन सभाओं का आयोजन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, संगमकालीन राज्यों को डिस्कस करें तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप भारत, जिसे तमिलकम कहा जाता है, बेसिकली 3 राज्यों में डिवाइडेड था, चेर, चोल और पांड्य। संगम एज की बात करें तो मौर्य एम्पायर के साथ साथ चलने वाला ये एक महत्वपूर्ण समय था। जब उत्तर भारत में बात करें तो वहां पर मौर्य साम्राज्य का अपना देखिए अस्तित्व बना हुआ था। उस दौरान यहाँ पर साउथ में संगम काल हमको देखने को मिलता है। इस समय के दौरान संगम लिटरेचर की रचना हुई, जो उस युग की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को भी बताती हैं। हमने बात करी थी कि संगम काल में 3 सभाओं का आयोजन किया गया था। इन तीनों सभाओं को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली सभा की बात करें तो यह संगम असेंबली मदुरई में आयोजित की गई थी। माना जाता है कि इस सभा में भगवान और ऋषि ने
पार्टिसिपेट किया था। सेजेस मतलब ऋषियों ने इसमें भाग लिया था। इस असेंबली की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। इस असेंबली से संबंधित कोई भी हमको बुक या फिर लिटरेचर प्राप्त नहीं होता है। सेकेंड बात करते हैं हम द्वितीय संगम सभा की, मतलब सेकेंड संगम असेंबली की। तो दूसरी असेंबली है ये कपाटपुरम में आयोजित की गई थी, जिसमें कई पोइट्स ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। इस असेंबली की अध्यक्षता अगस्त्य और तोलकपियर ऋषि ने की थी। इस सभा की बात करें तो इस असेंबली से हमें केवल तोल्कापियम नाम की एक पुस्तक प्राप्त हुई है। तीसरी संगम सभा की बात करें तो यह असेंबली फिर से मदुरै में आयोजित की गई थी। इस असेंबली की अध्यक्षता नक्कीरर ऋषि ने की थी। इस असेंबली से हमें कई महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि एट्टू टोगई, पट्टू पट्टू और पट्टीने किला कनक्कू। इन ग्रंथों से हमें संगम पीरियड के चेर, चोल और पांड्य किंगडम्स की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमने तीनों संगम सभाओं को डिस्कस किया। चलिए एक एक करके तीनों राजवंश, तीनों राज्यों को हम डिस्कस करते हैं, चेर, चोल और पांड्य को। सबसे पहले हम चेर राज्य की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चेर राज्य जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, जहाँ पर आज केरल राज्य है वहीं पर ही चेर राज्य का शासन हुआ करता था। चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन, दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। चेर डायनेस्टी का पहला जो रूलर रहा, पहला जो शासक रहा, वो कौन रहा था? उड्डीयंगरल। और इस राज्य का सबसे फेमस रूलर शेन गुट्टवन था। कौन था? शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर, रेड चेर के नाम से भी जाना जाता है। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। क्या था? चेर। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया हुआ था। चेरों के अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें हम, तो इनका प्रतीक चिन्ह था बो, मतलब धनुष। यहाँ पर तीनों राज्य के जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, चेर, चोल और पांड्य, इनके प्रतीक चिन्ह आप जरूर दिमाग में रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इस वंश के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो वो था मुजरिस और टोंडी, जहां से ये रोमन साम्राज्य के साथ में व्यापार करते थे। चेरों की प्रमुख घटना 150 ईस्वी में हमको देखने को मिलती है। वो थी चोलों के विरुद्ध आक्रमण, जिसमें चेरों ने चोलों के राजा करिकाल के पिता को मार डाला था। बाद में चोलों ने चेर राजा को भी मार दिया था। इसके बाद में आगे चलकर दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो गया था। आगे देखिए, चेर कवियों ने शेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा के रूप में बताया हुआ है। कणगी पूजा, पत्नी पूजा की शुरुआत किसने करी थी? इसी शेन गुट्टवन लाल चेर ने करी थी। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था आदि गेमान। इसी आदि गेमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। धीरे धीरे दूसरी शताब्दी के बाद में चेर शक्तियां जो थी वो खत्म हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की, अगले साम्राज्य की, जो कि है चोल साम्राज्य। देखिए, चोल साम्राज्य की बात करें तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। चोल वंश का इतिहास दूसरी और तीसरी शताब्दी में हमको देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय में इनका फिर से उदय हुआ था। चोल डायनेस्टी की बात करते हैं तो आप मैप में देख सकते हैं, उत्तरी तमिलनाडु, नॉर्थ तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये शासन करती थी। ये क्षेत्र पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच स्थित थे। इस राज्य को चोलामंडल के नाम से भी जाना जाता था। चोलों ने अपनी 2 राजधानियां बनाई हुई थी। पहली थी उरैयूर, ये इनलैंड राजधानी थी इनकी। दूसरी थी पुहार, ये उनकी कोस्टल कैपिटल थी, जिसे कावेरी पट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी से व्यापार को बढ़ावा मिलता था। अगर हम चोलों के प्रतीक चिन्ह की बात करें, सिंबल की बात करें, तो वो क्या था? टाइगर था, बाघ। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चोल साम्राज्य को कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल राजवंश में 2 राजाओं का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। पहला करिकाल और दूसरा है एलारा। करिकाल की बात करते हैं तो चोलों का ये पहला महानतम शासक था। ये श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया था और इसने कावेरी नदी के किनारे बांध का निर्माण कराया था। इसे आज कल्लानी बांध के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण जो है इसी करिकाल ने करवाया था। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। दूसरे राजा की बात करें तो वो था एलारा। इस चोल शासक ने श्रीलंका को जीत लिया और इस पर 50 वर्षों तक शासन भी किया था। किसने? एलारा ने। तीसरी शताब्दी के बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण धीरे धीरे चोल साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद में 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय में इनका फिर से उदय होता है। तो चोल साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली चोलास और दूसरा है इंपीरियल चोलास। अर्ली चोलास की बात करें, अर्ली चोल्स की बात करें तो यह वंश मौर्य एम्पायर के साथ साथ चलता था। इनके प्रसिद्ध शासक करिकाल और एलारा थे। वहीं इंपीरियल चोलास की बात करें
तो ये वंश मध्यकाल में शक्तिशाली हुआ था। इसके प्रसिद्ध शासक कौन रहे? विजयालय, राजेंद्र चोल और राजा चोल, ये इसके प्रसिद्ध शासक रहे हैं। तो आगे हम जब दक्षिण भारत के राजवंश को डिस्कस करेंगे उस समय हमको 9वीं शताब्दी में चोल एम्पायर का फिर से उदय होता नजर आता है, वहां पर हम वो भाग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने संगम काल के दौरान चोल साम्राज्य को डिस्कस किया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांड्य साम्राज्य की। देखिए, पांड्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो इस राज्य का सबसे पहले उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथ में था। किसके हाथ में? स्त्रियों के हाथों में। पांड्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो ये दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्रों पर शासन करता था। इस वंश की 2 राजधानियां थी। पहली थी मदुरई, ये आंतरिक राजधानी थी, इनलैंड कैपिटल थी। दूसरी थी कोरकई, ये तटीय राजधानी थी, मतलब कोस्टल कैपिटल थी। पांड्यों के अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वो था मछली, फिश। ये राज्य मोती के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। जो पल्स होते हैं, मोती होते हैं, उनके उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ पांड्यों का उल्लेख हमको रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। प्रमुख शासक और उनके योगदानों को लेकर डिस्कस करें तो पांड्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था नेडियान। इसी शासक ने समुद्र पूजा, सी वर्शिप की शुरुआत करी थी। 5वीं शताब्दी के बाद में पांड्यों की शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पांड्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य और चेर साम्राज्य तीनों को अच्छे से डिस्कस किया। लोकेशन वाइज भी आपको थोड़ा दिमाग में क्लियर हुआ होगा। तो संगम काल का ये समय हमने अच्छे से डिस्कस किया है। इस वाले भाग से फ्रेंड्स कम ही चांस होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, बट दक्षिण भारत के जो राजवंश को डिस्कस करना है हमको, उस भाग को समझने के लिए ये संगम काल बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी होता है। तभी हम आगे जो दक्षिण भारत के राजवंश वाला हिस्सा है 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का, उसको हम बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे, जिसमें हम पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राजपूत वंश, चोल वंश, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं।